अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिससे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का इशार कर लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि कहानी बहुत डरावनी है। सुल्फकार बताते हैं कि नाना जी सर्दियों में जब आए हुए थे हम लोगों के पास रहने के लिए, तो नाना जी ने हमें हमेशा की तरह खौफनाक कहानी सुनाई। नाना जी ने हमें बताया कि शाह साहब के पास एक सिंध वाली साइड, सक्खर वाली साइड पर एक गांव है कोट सुल्तान। वहां से कुछ लोग आए। वो लोग जो थे बहुत ज़्यादा खौफजदा थे, डरे हुए थे और उनके साथ एक नौजवान लड़का भी था जो बहुत ज़्यादा बीमार और बहुत बुरी हालत में था, यहाँ तक कि उसके हाथ पांव बांधे हुए थे। शाह साहब ने उन लोगों को बुलाया, उन लोगों को चाय वगैरह जैसे सर्दी के मौसम में पिलाई और फिर उनसे पूछा कि उनके आने की वजह क्या थी। उन लोगों का ये कहना था कि हम लोग कोट सुल्तान से आए हैं। हम लोगों का गांव एक पुराना कदीम गांव है। हम लोगों के गांव में मिट्टी के पुराने घर हैं। आज भी जिंदगी उतनी ही सादा है जैसे पहले वक्तों की गांव की जिंदगी होती थी। ऐसे बहुत से लोग गांव को छोड़कर शहरों में भी आबाद हो गए, लेकिन हम लोग अभी भी उसी पुराने गांव में ही रहते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। लेकिन हम लोगों के गांव का ये लड़का जो पिछले तकरीबन 10-12 दिन से शदीद बीमार है और इसके ऊपर किसी गैर मरे मखलूक ने, किसी चुड़ैल आफत ने अपना बसेरा कर लिया है। ये बहुत डरावनी आवाज़ों में रोता है। ये औरत की आवाज़ में बोलता है, औरत की आवाज़ में ही रोता है और इसकी ये हालत आज से तकरीबन 10 दिन पहले जब ये आ रहा था तब हुई। शाह साहब ने पूछा कि ये कहाँ से आ रहा था जो इसकी हालत ऐसी हुई और आप लोग कैसे कह सकते हैं कि इसके ऊपर कोई आसेब है। लोगों का ये कहना था हम लोगों का जो गांव है उसकी एक ऐसी गली है जो गांव की आखिरी गली मानी जाती है। इस गांव की आखिरी गली में एक ऐसा पुरसरार मकान है जो मकान करीब पिछले 50 बरस से बंद पड़ा है। उस मकान के बारे में ये मशहूर है कि वहां पर एक चुड़ैल रहती है और वो चुड़ैल जो है उसका बसेरा उस घर में है। उसने उस घर में रहने वाले नौजवान 2 लड़कों की जान ले ली। उनके ऊपर भी यही चुड़ैल थी। पुराने वक्तों के लोग, उस गांव में रहने वाले बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ पर वो 2 भाई अपने माँ बाप के साथ रहते थे। उन दोनों जवान लड़कों को उस चुड़ैल आफत ने मार दिया और उसके माँ बाप रो रो के बताते थे कि इस घर में एक चुड़ैल आफत का बसेरा है। उन नौजवान लड़कों ने उस घर में बने एक दरख्त को काट दिया था, जो दरख्त आसेब ज़दा था जिसके ऊपर वो चुड़ैल रहती थी। माँ बाप ने बहुत मना किया कि इस दरख्त को मत काटो, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा होती थी और उनके घर में छांव बनी रहती थी। दरख्त बहुत घना था। उन दोनों भाइयों ने मिलकर उस दरख्त को काट दिया। 3 दिन वो आसेब ज़दा रहे। औरत की आवाज़ में ही रोते थे और औरत की आवाज़ में ही चिल्लाते थे। 3 दिन के बाद चौथे दिन उन दोनों लड़कों की मौत हो गई। माँ बाप का ज़हनी तवाज़ुन पलट गया। उनके रिश्तेदार आके उनको ले गए और वो घर हमेशा के लिए वीरान हो गया। उस घर में उनके जाने के बाद हर रात एक औरत की रोने की सिसकियां लेने की आवाज़ें आती थी। अगर कोई उस गली में से गुजरता था तो उसको वो औरत रोती हुई सुनाई देती, कभी चिल्लाती हुई सुनाई देती। हमारे ही गांव के एक पुराने बुजुर्ग जिन्होंने अपनी आंखों से वो सारा माजरा देखा था, वो जब भी उस गली के करीब से गुजरते वो आयतल कुर्सी का हिसार करते और दुरूद पाक पढ़ते, क्योंकि उस गली से होकर
गांव की आखिरी हदूद में बने पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाया जाता था। उस कब्रिस्तान की तरफ और कोई रास्ता नहीं बनता था। एक रास्ता था, उसके लिए पूरी गांव की बड़ी नहर को क्रॉस करना पड़ता था, तो बूढ़े आदमियों के लिए वो मुश्किल होता था। वो बुजुर्ग जब भी गुजरते थे वो यही कहते थे कि इस घर पर आफत है, और वो आफत उनको नजर भी आती थी। जब भी वो गांव के चौराहे में बैठते, सब लोगों के साथ उनको यही तलकीन करते कि शाम के बाद उस गली से मत गुजरा करो। वो चुड़ैल वाली गली मशहूर हो चुकी थी। ये हमारे गांव का लड़का जिसका नाम आसिफ है, ये अक्सर देर से अपने गांव वापस आया करता था। ये गांव से दूर एक जगह पर नौकरी किया करता था। वहां पर किसी ने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई थी, तो ये फैक्ट्री में नौकरी के लिए जाता था। अक्सर इसको रात 12:30-1 बज जाते थे। सर्दियों की रातें हैं, हर तरफ धुंध और कोहरा छाया होता है। गांव शाम होते ही वीरान हो जाता है। गांव में कहीं कोई दिखाई नहीं देता। हर कोई अपने घरों में मोहित होकर रह जाता है। गांव में ठिठुरती हुई ठंड में जाकर भी कोई बाहर नहीं निकलता, और ये अकेला जब वापस आता है तो अक्सर ये कब्रिस्तान वाली गली से आता है। इसको बहुत से लोगों ने मना किया है कि रात के वक्त उस गली से मत गुजरा करो। ये हमेशा कहता है कि नहीं, मैं उस गली से नहीं गुजरता। इसके घर वालों ने बताया कि उस रात भी ये उसी गली से होकर आ रहा था। जब ये घर पहुंचा तो ये बहुत ज्यादा खौफजदा था। इसका ये कहना है कि जब मैं गली में दाखिल हुआ तो उस वक्त बिल्कुल गली सुनसान थी, खाली थी। मैं साइकिल चलाता आ रहा था। एकदम से मुझे ऐसा लगा मेरा साइकिल बहुत वजनी हो गया है। मेरा साइकिल इतना भारी हो चुका था कि मेरे से साइकिल चलाया ही नहीं जा रहा था। मैंने अपना साइकिल, मुझे पता ही नहीं चला, उसी घर की दीवार के पास रोका तो एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरे सर को किसी ने दोनों हाथों से पकड़ लिया है। मैं अपने सर को छुड़वाना चाहता था, लेकिन मेरा सर कोई चीज छोड़ नहीं रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन वहां पर सुनने वाला कोई था ही नहीं। उस गली के सभी घर खाली हो चुके थे उस चुड़ैल आफत की खौफनाक आवाजों की वजह से। जब मैंने कोशिश की कि मैं अपने सर को छुड़वाऊं तो उसके बाद मैंने खौफनाक आवाज सुनी, किसी औरत के रोने की आवाज। वो बहुत डरावनी आवाज में रो रही थी। बहुत करीब से मैंने देखा उस घर की दीवार के ऊपर एक खौफनाक औरत बैठी थी। वो बहुत ज्यादा डरावनी थी, इसकी आंखें चमक रही थी। उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि उसके दांतों वाला जो हिस्सा था, उसके कानों तक वो जगह खुली थी, और वो चिल्ला रही थी, रो रही थी और कह रही थी मत जाओ, यहीं पर रह जाओ। मैं बहुत मुश्किल से वहां से निकला, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ साथ कोई आ रहा है। मेरा दिल, दिमाग, मेरा जिस्म बहुत भारी हो चुका था। उसके बाद जब वो घर आया तो उसने अपने घर आकर ये सारी बातें अपने घर वालों को बताई। वो शदीद बीमार हो गया, उसे बहुत सब बुखार हो गया। घर वाले परेशान थे। हकीम साहब को बुलाया गया, दवाइयाँ दी गई, लेकिन उसका बुखार, जब किसी डॉक्टर और हकीम की दवाई का असर नहीं हुआ तो इसके घर वालों ने किसी साहिब इल्म को बुलाया। उनका ये कहना था कि इसके ऊपर कोई आफत चुड़ैल सवार है। एक आमिल ने इसके अंदर उसकी हाजिरी करवा दी, बस उसके बाद से इसकी ये हालत हो गई है। जब भी होश में आता है ये अपने आप को मारने लगता है। 2 से 3 बार इसने खुद को मारने की भी कोशिश की। ये औरत की आवाज में रोता है, औरत की आवाज में चिल्लाता है और वाज़ेह तौर पर बताता है कि इसके पास एक औरत है, इसके सामने खड़ी है, इसके घर में चल फिर रही है। इसको अपने घर में वो चलती फिरती नजर भी आती है। हमारे पूरे गांव में खौफ फैल गया है। पहले वो चीज सिर्फ उस गली तक महदूद थी, अब इसके जरिए ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे गांव की गलियों में भी पहुंच गई है। रात भर ऐसा लगता है कि जैसे जहां पर ये लोग रहते हैं उस गली से भी इसकी आवाजें गूंजती हैं। कई बार लोगों ने देखा इनके घर की दीवार के ऊपर भी कोई औरत बैठी होती है। हम लोग सब बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप हमारी मदद करें। हम लोग तो गांव को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते। शाह साहब ने उन लोगों की सारी बातें सुनी। उस लड़के को बिठाया गया। शाह साहब ने उसको देखा, उसको दम करने लगे। जो ही उसको दम करने लगे वो जोर जोर से अपने हाथ पटकने लग गया।
وہ اپنے ہاتھ ایسے پٹک رہا تھا جس طرح سے اس کو بہت اذیت ہو رہی ہے۔ وہ چلانے لگ گیا، کبھی اپنی گردن اس طرف کرتا تو کبھی اپنی گردن اس طرف کرتا، شور مچانے لگ گیا کہ مت پڑھو مت پڑھو، اسے مت پڑھو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہ میرے سامنے مت پڑھو۔ لیکن شاہ صاحب نے پڑھائی جاری رکھی اور اس کے آس پاس ایک حصار بندی کر دی۔ ایک دم اس کو جھٹکے سے لگنے لگ گئے اور وہ زمین پر لیٹ گیا۔ وہ چلا رہا تھا، جس وقت وہ چلا رہا تھا اس وقت اس کی آواز عورت کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ بالکل باریک سی آواز میں رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کی، 2 تعویذ اس کے سر کی طرف سے 3 بار چکر دلوا کر جو آدمی ساتھ آئے تھے ان سے کہا کہ اس کو جلاؤ۔ ان لوگوں نے جب جلائے 10 سے 15 منٹ کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور سب کو بڑی عجیب اجنبی نظروں سے دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ شاہ صاحب نے پھر پڑھائی کی اور پانی دم کر کے اس کو دیا اور کہا کہ یہ پانی پی لو۔ پہلے اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ پانی نہیں پیوں گا، اگر میں نے یہ پانی پیا تو وہ میری گردن توڑ دے گی۔ وہ میرے کانوں میں بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم نے یہ پانی نہیں پینا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کے کرم سے اب تم حفاظت میں ہو، یہ پانی پیو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے گلاس پکڑ تو لیا لیکن وہ ابھی بھی کانپ رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے اسے دم کیا اور کہا کہ اللہ پاک کا نام لو اور پانی پیو۔ جیسے ہی شاہ صاحب نے اس کو یہ کہا، وہ شاہ صاحب کو دیکھتے دیکھتے پانی پینے لگا اور دیکھتے دیکھتے اس نے پورا گلاس پانی کا پی لیا۔ وہ ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کو مار دے گی، وہ بہت زیادہ بھیانک ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ وہ اس گھر میں رہتی ہے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے گی، مجھے بچا لے، مجھے اس سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اب وہ تمہارے قریب نہیں آ سکتی، اللہ کے حکم سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ شاہ صاحب نے کہا اس کی ہاتھ کی زنجیریں کھول دے، اب یہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس کے ہاتھ کی زنجیریں کھول دی گئیں۔ شاہ صاحب نے اسے دوسری بار پھر پانی دم کر کے دیا، اس نے پی لیا۔ اس کے بعد اس کی حالت کچھ اور بہتر ہوئی۔ تیسری بار پانی دم کر کے دیا، اس نے وہ بھی پی لیا۔ پھر اس نے رات والا وہ سارا قصہ بتایا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اسے ایسا لگا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے گھر میں اس کے ساتھ کوئی داخل ہوا ہے، لیکن اس کو دکھائی کوئی بھی نہیں دے رہا تھا۔ پھر رات بھر اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے سر والی سائڈ سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں جو اسے پکار رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا تھا اور کیا نہیں، بس میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں ہر ٹائم اندھیرے میں رہوں یا اپنے آپ کو مار لوں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میں تمہیں حفاظت کا ایک تعویذ دوں گا، یہ تعویذ تم نے اپنے گلے سے اتارنا نہیں ہے، چاہے تمہیں کوئی بھی چیز ڈرائے وہ تمہارے خواب میں آئے گی، تمہیں ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کرے گی، ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں بھی تمہیں وہ نظر آئے، تم نے ڈرنا نہیں، ہمت رکھنی ہے، انشاءاللہ وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے گی، تم نے ہر ٹائم باوضو رہنا ہے، غلطی سے بھی اپنے گھر سے باہر اکیلے نہیں نکلنا۔ پھر شاہ صاحب نے ان گاؤں والوں کو یہ کہا کہ اس کے اوپر جو مخلوق تھی اس کو بھی اس سے ہٹایا گیا ہے، ابھی فوری طور پر اس کو اس گھر میں قید نہیں کیا جا سکتا، ورنہ وہ گاؤں میں کسی اور کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ آپ لوگوں نے رات 12 بجے کے بعد، بلکہ کوشش کریں کہ عشاء کے بعد اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا، کوشش کریں کہ 3 دن اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ 3 دن کے بعد میں آپ کے گاؤں میں آؤں گا اور اس مخلوق کو اسی گھر میں قید کر دوں گا۔ آپ لوگوں نے 3 دن کے بعد یہاں پر آنا ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا اور اس لڑکے کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے۔ اسے شاہ صاحب نے سمجھا دیا کچھ بھی ہو جائے تم نے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور کچھ بھی ہو جائے 3 دن تمہارے گھر کوئی بھی نہیں آئے گا، کوئی مہمان بھی آئے تو اس کو بھی واپس بھیج دیا جائے۔ اس کے گھر والے بھی ساتھ تھے، ان لوگوں نے بات مان لی اور وہ لوگ چلے گئے۔ 3 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے۔ وہ لڑکا آج بہتر تھا جو 3 دن پہلے
ऐसे बांध कर जिसको लाया गया था आज वो खुद चलकर आ रहा था। शाह साहब ने लोगों को बिठाया और हालात दरियाफ्त किए। उनका ये कहना था कि ये 3 दिन हमारे गांव के लिए बहुत ज़्यादा कठिन थे। रात भर हर घर के दरवाजे पर दस्तक होती थी। हर घर से आसिफ को पुकारा जाता था और आसिफ के घर में हर रोज़ उनका कोई ना कोई मेहमान रिश्तेदार आने की कोशिश करता था। ऐसे ऐसे रिश्तेदार भी आते थे जो पहले कभी आज तक इनके घर में आए ही नहीं थे। रात रात भर वो घर के बाहर जमा रहते और फिर खुद ब खुद वापस चले जाते। ना तो इन लोगों ने अपने घर किसी को आने दिया और ना ही ये लोग अपने घर से बाहर निकले। गांव के बाकी लोग भी बहुत डरे हुए थे, इनके घर की तरफ कोई भी नहीं आया। लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि वो मखलूक हमारे घरों तक भी आएगी। गांव के कई घरों में, कई गलियों में उसने कई मकानों पर दस्तक दी और आसिफ को पुकारती रही। 3 दिन यही आलम रहा। अब आप बताएं हम क्या करें? शाह साहब ने आसिफ से पूछा तो उसका ये कहना था कि मुझे वो आवाज़ें देती थी, पुकारती थी, मुझे ख्वाब में भी नजर आई। वो मुझे यही कहती है कि ये तावीज़ उतार दो, ये तुम्हें और मुझे दूर कर रहा है। ये तावीज़ तुम्हें मेरे तक नहीं आने दे रहा और मुझे तुम्हारे तक नहीं। मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगी, बहुत दौलत दूंगी, तुम इसको उतार दो। और साथ ही इसका चेहरा बहुत डरावना हो जाता है। मेरी आँख खुलती है तो मुझे बाहर से भी ऐसी ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लेकिन ना तो मैं बाहर गया और ना ही मैंने उसकी बात पर गौर किया। शाह साहब ने कहा कि ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ चलूँगा। फिर शाह साहब उनके साथ रवाना हुए। नाना जी भी थे और साथ कुछ और लोग भी। जब ये सब लोग उस गांव में पहुंचे, गांव खासा कदीम और पुराना था। मिट्टी के मकान, मिट्टी की सड़कें और सादा दिल लोग। उस गली की तरफ गए, वो पूरी गली बिल्कुल उजाड़ थी, खाली गली। वहां पर कोई भी घर आबाद नहीं था। उस गली में जितने भी मकान थे वो लोग उन घरों को छोड़कर गांव के दूसरी गलियों में आबाद हो गए थे। कुछ ने तो गांव छोड़ ही दिया था। रात भर इस भयानक मखलूक की आवाज़ें सुन सुनकर वो डरते थे। ये इतना शदीद रोती थी कि कोई अपने घर में सो नहीं सकता था। पुकारती थी, आवाज़ें देती थी। छन छन की आवाज़ें रात भर पूरी गली में गूंजा करती थी। हर कोई डरता था। शाह साहब उस गली में दाखिल हुए तो दूर से ही चिल्लाने की आवाज़ें शुरू हो गई, जैसे कोई शदीद तकलीफ में मुब्तला है। फिर शाह साहब ने उस घर के पास जाकर हिसार बंदी की, पढ़ाई की और कील काट दिए ताकि वो मखलूक ना तो वहां से बाहर निकल सके और ना ही किसी और नौजवान को अपना निशाना बना सके। शाह साहब ने कहा कि 21 दिन तक इस गली में कोई भी ना गुजरे। 21 दिन के बाद ये कैद हो जाएगी। फिर अगर आप लोग इस गली से गुजरेंगे भी तो किसी पर उसका असर नहीं होगा। शाह साहब ने आसिफ का घर देखा और उसके घर पर भी हिसार कर दिया। उसके घर में उस मखलूक की मौजूदगी के कुछ आसार मौजूद थे। उनके घर का एक ऐसा हिस्सा था जहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे पैरों के निशान थे, जहाँ पर वो मखलूक आकर रुकती थी और आसिफ को देखती थी। उनके घर का पिछला सहन था जहाँ पर वो मखलूक रहती थी आगे। फिर हम लोग वापस आ गए। ये कहानी हमें नाना जी ने बताई उस पुराने गांव कोट सुल्तान की, जहाँ पर एक घर में एक चुड़ैल ने 2 भाइयों को मारा और बाद में गांव के लोगों को डराती और परेशान करती रही। नाना जी ने हमेशा हमें बताया कि कभी भी किसी दरख्त को नहीं काटना चाहिए, बेखसूस अगर वो दरख्त आसिफ ज़दा हो और आपके बड़े बुजुर्ग आपको रोकें, मना करें कि ऐसे दरख्तों को मत काटे, क्योंकि कहते हैं कि जिन दरख्तों पर जिन्नात रहते हों उनके घरों को अगर तोड़ दिया जाए तो वो नुकसान पहुंचाते हैं। बासुकात अगर मजबूरी के तहत काटने भी पड़े तो उनसे इजाज़त तलब करते हैं और उनको कहते हैं कि हम आपको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप यहाँ से चले जाएं, हमें कोई नुकसान ना दें, हमारी ये मजबूरी है। तो बासुकात फिर वो जिन्नात इंसानों को नुकसान नहीं भी देते, लेकिन अगर बिना बताए ही काट दिया जाए तो फिर वो नुकसान पहुंचाते हैं। ये थी नाना जी की एक कहानी। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जैसे ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इसमें जो मैसेज है वो भी आप लोगों को ज़रूर समझना चाहिए
मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियों में अक्सर लोग दरख्तों को कटवा देते हैं धूप के लिए। कोई भी दरख्त काटने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार अपने ऊपर भी करें और दरख्त के पास खड़े होकर बोल कर कहें कि अगर इसके ऊपर कोई मखलूक, कोई जिन्नात, कोई भी चीज़, कोई भी अल्लाह की मखलूक रहती है जो हमारी आंखों से ओझल है, तो हमारी ये मजबूरी है आप यहाँ से चले जाएं, ताकि हम दरख्त को काटे तो हमें कोई नुकसान ना हो। तो इंशाल्लाह ऐसी बहुत सी मुसीबतों और तकलीफों से इंसान बच सकता है। मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दें, आप लोगों को नाना जी की ये कहानी कैसी लगी। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। मौसम तब्दील हो रहा है, अपने घर वालों का, बच्चों का, सबका बहुत ख्याल रखें और गैर ज़रूरी घरों से कम बाहर निकलें। ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें और मेरे चैनल की कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करें और मेरे चैनल का हिस्सा बने। यहाँ पर ऐसी ही विलेज हॉरर स्टोरीज मैं लाती रहूँगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।